दोस्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं वीरा चतुर्वेदी जी की कहानी बहुत उदास है चाय की टेबल। मैंने घड़ी की ओर देखा। गर्मियों की सुबह के 6 बजे ही लगता है भोर हुए काफ़ी देर हो चुकी है। छोटे से भगोने में एक कप पानी खौलने में ज़रा भी देर नहीं लगती। चीनी पीता नहीं, डायबिटीज़ का मरीज़ हूँ बरसों से, सो दूध और पत्ती डालकर अपने लिए चाय छानने के लिए चलनी खोजने लगा। इतनी देर में चाय कड़क हो आई। चलनी एक कढ़ाई के नीचे दबी मिली तो मन किसी को गाली देने का हो आया। चाय लेकर सूने सोते हुए घर पर एक निगाह डालता हुआ बाहर बरामदे में आ बैठा। अखबार वाला अखबार फेंक कर जा चुका था। हवा में हल्के हल्के हिलते हुए वो एक नन्हे बच्चे की तरह औंधा पड़ा उठा लिए जाने की प्रतीक्षा में था। एक हाथ से कप को थामे मैंने उसे उठाया तो बड़े बड़े अक्षरों में खबर छपी थी, प्रधानमंत्री बम विस्फोट में मारे गए। चाय का प्याला मैंने सामने टेबल पर रख दिया और पूरी खबर एक सांस में पड़ गया। रात देर समाचारों में यह खबर आई होगी, पर इस भरे पूरे परिवार में खबरों से दिलचस्पी किसी को थी ही नहीं। मैं उस भीषण दुर्घटना के बारे में जितना ही पढ़ता, मन होता कि दौड़कर सबको ये खबर सुना दूं और इस बारे में चर्चा करूं। लेकिन रात देर तक फिल्म देखकर सोए हुए बेटे, बहुएं, नाती और स्वयं मेरी पत्नी को सुबह सुबह उठना ज़रा भी नहीं भाता था। इसलिए तो मैं चुपचाप एक कप चाय बनाकर बरामदे में आ बैठता और सामने सड़क के पार वाले घर में दीक्षित साहब के बरामदे में चाय की छोटी सी मेज के गिर्द लगी महफिल का एक हिस्सा बन जाने को उतावला हो उठता। चाय की ये टेबल एक आम टेबल जैसी ही दिखाई पड़ती थी। सच तो ये है कि ये जन्म से चाय की टेबल थी भी नहीं, कर्म से उसे ये रूप लेना पड़ा था। अपनी सरकारी नौकरी के दौरान बार बार फर्नीचर खरीदते बेचते दीक्षित साहब को वुडन पॉलिश वाली सनमाइका टॉप की ये सेंटर टेबल कुछ ऐसी भाई कि वो उनके साथ साथ शहर शहर घूमती रही। सोफे बदलते रहे, टेबलें भी और आ गईं। तो ये कभी बच्चों की स्टडी टेबल तो कभी कैरम बोर्ड रखने के काम आने लगी। जब दीक्षित साहब का ये मकान बना तो घर में नया फर्नीचर आया और बाहर के खुले बरामदे में रखी इस टेबल को चाय की टेबल की तरह इस्तेमाल किया जाने लगा। सुबह उठते ही कोई चपरासी या घर का कोई सदस्य बरामदे में रात भर से यूं ही पड़ी इस टेबल के गिर्द बेतों से बनी कुर्सियां सजा देता। चाय की टेबल के चोरी चले जाने का डर किसी को नहीं था। वो तो घर का एक सदस्य थी। फिर अखबार आ जाता और एक एक कर दीक्षित परिवार के सभी सदस्य आंख मलते हुए या कुछ मुंह धोकर भी चाय की टेबल के गिर्द जमा हो जाते। नौकर बड़ी सी ट्रे में चीनी की केतली में ऊपर तक चाय भरकर रख जाता और रख जाता दोनों बच्चों के लिए एक एक गिलास भर दूध। बेटी अभी गोद में ही थी और बोतल से दूध पीती थी। अखबार एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता। चाय की चुस्कियों के साथ खबरों पर टिप्पणियां होती। प्रूफ रीडिंग की गलतियों पर ठहाके लगते और दिन भर के प्रोग्राम बनते। एक दूसरे को काम समझाए जाते, सलाह मशवरे होते और ये तय होता कि आज खाना क्या बने। खाना बनाने वाले महाराज, हाँ जी, उन्हें यही कहते थे सब लोग। खाना बनाने वाले महाराज खड़े खड़े सबकी बातें सुनते और मज़ा लेते और फिर दीक्षित जी की माँ के फैसले को सुनकर ही रसोई की तरफ कदम बढ़ाते। चाय की टेबल के गिर्द जमा उस परिवार से मुझे रश्क होता। मैं चुपचाप उन सबको हंसते खिलखिलाते कभी कभी बहस करते भी देखता और सोचता, कितना जीवंत, कितना आपस में जुड़ा है ये परिवार। सबको एक दूसरे के लिए वक्त है, सब सबकी सुनते और पूछते हैं।
एक चुटकुले पर सब जी खोलकर हंसते हैं तो लगता है दुनिया कितनी सुंदर है। सच मन करता अपना चाय का कप लेकर उनके दल में शरीक हो जाऊं, पर मेरा अपना परिवार क्या कहेगा, और वे लोग भी क्या एक बाहरी आदमी को अपने बीच पाकर उतने उन्मुक्त ठहाके लगा सकेंगे। बस मेरे कदम वहीं रुक जाते। हाँ, मैं जब भी किसी पड़ोसी से बात करता दीक्षित परिवार की इस विशेषता का जरूर उल्लेख करता। सुबह के इस मिलन के बाद वे सब एक एक करके अपने काम पर निकल जाते। बड़ा बच्चा स्कूल चला जाता और बूढ़े दादी बाबा अंदर कहीं जा समाते पूरे दिन के लिए। चाय की टेबल पर लगे दागों को पोंछने वाली बाई रगड़कर छुड़ा देती और कुर्सियों को ठीक से सजा देती। खाली बरामदे में अकेली रखी चाय की टेबल को देखकर लगता तृप्त होकर ऊँघ रही है। एक पल संपूर्णता से जीना एक लंबी निरर्थक जिंदगी से बेहतर होता है। शायद ये टेबल की समझ में आ गया था। मेरे लिए दीक्षित परिवार की ये चाय की टेबल जैसे उस परिवार का एक आईना थी। परिवार किन अनुभवों से गुजर रहा है वो जैसे बेलाग और साफ तौर पर मुझे बता जाती। उस दिन दीक्षित साहब के पिता की कुर्सी खाली थी और बाकी लोग भी बड़े बेमन से जल्दी जल्दी चाय गुटक रहे थे। आज हंसी की एक भी लहर ने चाय की टेबल को नहीं भिगोया था। आधा कप और चाय की मांग कहीं से नहीं उठी थी। दीक्षित साहब की माँ कई बार हाथ का कप छोड़कर अंदर बाहर आई और गईं। तो शाम को बगीचे में खेलते हुए दीक्षित के बड़े बेटे से मैंने पूछ ही लिया, घर में कोई बीमार है क्या? बच्चा करीब 10 साल का था। उससे छोटे 2 भाई बहन और थे। दोनों भाइयों ने अपनी अपनी तरह से समझाया कि बाबा रात से बीमार हैं, डॉक्टर सुई लगा गया है, मम्मी ने छुट्टी ले ली है स्कूल से, घर पर ही हैं आज। दूसरे और तीसरे दिन चाय की टेबल पर एक उदासी सी छाई रही। बाबा की कुर्सी अपनी जगह खाली होने का एहसास दिलाती रही और खबरों ने किसी में कोई दिलचस्पी नहीं जगाई। सब कोई धीमी आवाज़ में बातें करते रहे, कुछ राय लेते देते रहे। तीसरे दिन चाय की टेबल फिर से पूर्ववत सजी, पर सभी अपना अपना कप लेकर अंदर कहीं लोप हो गए। उस दिन शाम के समय मैंने दीक्षित साहब के घर जाने का फैसला कर ही लिया। मालूम हुआ दीक्षित साहब के पिता को माइल्ड हार्ट अटैक आया है, घर पर ही हैं, पर बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। सब सतर्क थे भी, पर मौत जब दबे पांव आती है तो मनुष्य की सतर्कता हर बार मात खा जाती है। बरामदे में जब अर्थी की तैयारी हो रही थी तो चाय की टेबल को एक ओर सरकाकर उस पर लाल सफ़ेद कपड़ा और न जाने क्या क्या रख दिया गया था। पहली मौत को इतने करीब देखकर टेबल घबराई सी गुमसुम पड़ी थी। मुझे लगा वह भी परिवार के इस दुख से दुखी है। 1 हफ्ते नहीं, पूरे 13 दिन किसी ने इस टेबल की ओर ध्यान ही नहीं दिया। 14वें दिन फिर पहले जैसा ही सब दिखाई देने लगा, कम से कम ऊपरी तौर पर। दीक्षित साहब की माँ ने गम को जैसे पी जाना चाहा, पर इससे उनका रक्तचाप बढ़ गया और एक दिन दोपहर में उन्हें लकवे का ज़ोरदार अटैक पड़ा। टेबल फिर बरामदे में सूनी पड़ी पड़ी इन्हीं कहकहों के लौटने का इंतज़ार करती रही। कुछ दिन बाद जब एक बार फिर चाय की टेबल के गिर्द सब बैठे तो बहू के सिर से पल्ला कंधे पर आ चुका था। दीक्षित साहब कुछ अधिक गंभीर दिखाई दे रहे थे और उनका बड़ा लड़का अपनी छोटी कुर्सी पर छोटे भाई को बिठा
बड़ी कुर्सी पर जा बैठा था। बेटी अभी भी गोद में ही थी, पर उसने भी कुर्सी तलाशना शुरू कर दिया था। मैंने फिर इसी तरह बच्चों को बड़ा होते और बड़ों को प्रौढ़ होते देखा। दीक्षित साहब ने सरकारी नौकरी छोड़ दी और किसी प्राइवेट फर्म में लग गए। अब सुबह चाय पीकर वे उसी टेबल पर शेव भी बनाने लगे। बनिए की नौकरी थी, देर करना ठीक नहीं था। चाय की टेबल के पास छोटी छोटी साइकिलों की जगह अब पोर्च में दीक्षित साहब की कार के साथ एक स्कूटर और 2 बड़ी साइकिलें दिखाई दे रही थीं। बच्चे बड़े हो रहे थे। कभी कभी दीक्षित साहब शेव कर चुके होते, तब बड़ा लड़का या कभी छोटा भी आंखें मलता ऊँघता सा बाहर आता। उसे जल्दी उठाया जाना नागवार लगने लगा था। चाय की टेबल ने कुछ झड़पें भी सुनी। देर तक सोने की आज़ादी और जल्दी उठने की पाबंदी के बीच तर्क वितर्क सुने और धीरे धीरे आसपास की 2-1 कुर्सियां खाली पड़ी रहने लगी। चाय की केटली अब फ्लास्क वाली मिल्टन की टी केटल में बदल चुकी थी। कप भी अपारदर्शी चीनी की जगह अनब्रेकेबल दिखाई देने लगे थे। फिर भी सर्दी हो या गर्मी, मौसम के हिसाब से ठीक समय पर सुबह सुबह चाय की टेबल पर देर से ही सही बाहर आती रही। सब एक दूसरे से जुड़े रहे। अंदरूनी तनाव और असंतोष के बीच भी अब दीक्षित साहब की कार के बगल में 2 स्कूटर और एक लूना जगह पा चुके थे। इन्हीं दिनों एक दिन जब दीक्षित जी सुनहरे धागे से बंधा निमंत्रण पत्र लेकर बेटी की शादी का आमंत्रण देने आए तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैं जैसे उनके घर होने वाली हर घटना से वाकिफ रहता था, उनके अनजाने ही। उस परिवार की चाय की टेबल ही मेरी संवाददाता थी। हर दिन अखबार में देश विदेश की खबरों के साथ दीक्षित परिवार की खबरें यहीं पर मिल जाती। तो खूब गहमा गहमी रही टेबल के इर्द गिर्द इन दिनों। ज़रा ज़्यादा देर तक चलती बैठकें और फिर एक दिन चाय की इस बेजुबान टेबल को कहीं छत पर एक तरफ टांग दिया गया। लॉन पर शामियाना लगा दिया गया और निहायत भारी भरकम जंगी टेबल ने पूरी जगह घेर ली। मेहमान आए, बारात सजी, बहू आई, जमकर खाना पीना शुरू हुआ और चाय की टेबल छत के कोने में पड़ी अपनी वापसी के दिन गिनती रही। वो जब अपनी जगह वापस आई तो लाल साड़ी में सिर ढके एक और सदस्य ने परिवार में जगह पाली थी। सबके बीच वो कम ही बोलती, पर चुटकुलेबाजी पर उसका हौले हौले हंसना टेबल को खूब अच्छा लगा। लेकिन अब बदलाव की हवा चल चुकी थी। केबल पर देर रात तक फिल्में देखने वालों के लिए सुबह सवेरे चाय की टेबल पर हाजिर होना मुसीबत बनता जा रहा था। चाय केतली में रखी रखी ठंडी हो जाती, तब कहीं जाकर लोग आ पाते। चाय की टेबल पर विद्रोह के बादल मंडराने लगे थे और इस विद्रोह, इस बदलाव को दबा पाना किसी के बस में नहीं था। धीरे धीरे चाय के लिए लेट होते जाते बच्चों ने साफ ताकीद कर दी कि उन्हें सवेरे न जगाया जाए, वरना काम के समय या ऑफिस में, कॉलेज में उन्हें नींद आती है। मैंने चाय की टेबल की बढ़ती उलझन और घर के बड़ों की चुप उदासी को रोज़ रोज़ देखा और अनुभव किया। अब जब मैं चाय का कप लेकर अकेला कुर्सी पर आ बैठता हूँ तो मुझे किसी से रश्क नहीं होता। मेरे सामने के बरामदे में 6 कुर्सियों में से 4 तो रोज़ ही खाली रहती हैं। अब सुबह क्या बने इस पर भी चर्चा नहीं होती, न हंसी ठिठोली। अखबार में मुँह गड़ाए दीक्षित जी पत्नी से पिछली रात देखी फिल्म के मज़ेदार दृश्य सुनकर भी आनंदित नहीं होते। उन्हें मालूम है
जल्दी ही एक और कुर्सी खाली हो जाएगी और सुबह की चाय शायद वो अकेली ही पिएंगे। अपने सामने के पड़ोसी की तरह चाय की टेबल भी बेहद उदास है, क्योंकि अब घर के हर कमरे में छोटी छोटी चाय की टेबलें उग आई हैं। कह कहे मंद मंद हंसी में बट गए हैं और बरामदे में पड़ी इस टेबल का कोई अर्थ ही नहीं रह गया है। कभी सोचता हूँ दीक्षित जी के साथ ही बैठकर चाय पी लिया करूँ, फिर ये सोचकर चुप रह जाता हूँ उन्हें भी तो इस स्थिति का अभ्यस्त होना ही पड़ेगा एक न एक दिन। मैं उन्हें ताकता हुआ चुपचाप बैठा रहता हूँ। चाय की टेबल अब मुझे कोई खबर नहीं देती, उसके पास अब कुछ बचा ही नहीं है सिवा अतीत की यादों के। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म करने को जी नहीं चाह रहा। क्यों? मैं खुद नहीं जानता। शायद एक बच्चे की, एक नन्हे के आगमन की खुशी में टेबल के चेहरे पर फिर मुस्कान लौट आई है। कभी कभी एक पालना सुबह सवेरे टेबल के पास लाकर रख दिया जाता है। दीक्षित साहब अब अक्सर लेट हो जाते हैं ऑफिस के लिए। एक बच्चे की किलकारियों से टेबल के गिर्द रखी सभी कुर्सियां जैसे अनायास ही जीवंत हो उठी हैं। टेबल को लगता है उसके दिन फिरेंगे और मैं भी खुश हूँ। दुखांत कहानियाँ मुझे पसंद नहीं है। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे वीरा चतुर्वेदी जी की कहानी बहुत उदास है चाय की टेबल।